अच्छे से एग्जाम्पल में समझते हैं, राइट। तो उसको समझने के लिए यार एक यहाँ पे तुम लोग में से दो बालक को उठाते हैं, एक बालक ए है तुम में से कोई, एक बालक बी है, ठीक है। और तुम्हारे क्लास में ही कोई एक सुंदर बालिका है जिसका नाम है सी, ठीक है। वो आती है और क्या होता है कि ये और ए और बी, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत तगड़ा वाला है, ठीक है। हर कोई जानता है भाई, तुम जो दोस्त हो ना, तुम दोनों ए और बी जो भी हो, तुम नीचे कमेंट करके बताना अपना नाम, वो बहुत ही लाजवाब दोस्त हो यार, उसके बीच कभी दुश्मनी हो ही नहीं सकता, बॉन्डिंग बहुत तगड़ा वाला है, कोई इसके बीच में दुश्मनी पैदा कर ही नहीं सकता, ठीक है। बट आ जाती है एक सुंदर बालिका सी, ठीक है। वो क्या करती है कि वो ए को अट्रैक्ट कर लेती है अपने तरफ, सो दैट क्या होता है कि ए को अट्रैक्ट होते ही बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी के बीच में ब्रेक हो गया, राइट। यहाँ पे ए और बी के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक हो गया, और ये क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन, यही तो है भैया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी जैसे ही बॉन्डिंग ब्रेक हुआ तो बॉन्डिंग किसके बीच बना नया, ए और सी के बीच, राइट। और बी बेचारा अलग पड़ गया, तुम कहीं पे अकेले पड़ गए हो, राइट। मायूस हो, मायूस नहीं होना है दोस्त, तुम भी किसी और के साथ बॉन्डिंग तुम्हारा भी बन जाएगा, राइट। सिर्फ सही ढंग से पढ़ते रहना है तो बॉन्डिंग बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्डिंग, नया नया बॉन्डिंग बनाना, ठीक है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या है दोस्त कि जैसे यहाँ पे ए और बी ब्रेक हो रहा था, ए और बी को तुम दो एटम कंसीडर कर सकते हो, ए और बी क्या है, दो एटम है जो कि पहले से कंबाइंड है, उन दोनों के बीच एक अच्छा सा बॉन्डिंग है। फिर तीसरा सा एक थर्ड एटम आता है सी, ठीक है। वो क्या करता है, ये ज्यादा मोर अट्रैक्टिव है, ये क्या करता है, इस दोनों के बॉन्डिंग को ब्रेक करता है और यहाँ पे एक नया बॉन्डिंग होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या कि एक नया प्रोडक्ट तो फॉर्म किया ही, रिएक्ट के साइड रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही बाय द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड ऑफ द एटम्स, ठीक है। तो यही है बेसिकली तुम्हारा एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल तो हम लोग बहुत सारा देख चुके हैं, चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं दोस्त, क्या पढ़े हैं केमिकल रिएक्शन में दोस्त? हम लोग पढ़े हैं ना कि रस्टिंग ऑफ द आयरन, हम लोग क्या पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस। तो ये सारा का सारा जो केमिकल चेंज के अंदर ये सारा था वो भी तुम्हारा यहाँ पे आएगा, वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होगा। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन क्या है, क्या जरूरत आप पढ़ा कि केमिस्ट्री में भी इक्वेशन बनाना पड़ रहा है, हम तो मैथ में आज तक बना रहे थे, ठीक है। तो हम लोग ने जो अभी तक केमिकल रिएक्शन पढ़ा है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पहले क्या था, केमिकल इक्वेशन जब नहीं था तो केमिस्ट लोग क्या करते थे, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता था उसको लाइन के फॉर्म में लिखते थे। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड का फॉर्म करना, तो वो लिखते थे कि मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो कितना लंबा चौड़ा राम कहानी बताना पड़ रहा है, तो इसको शॉर्ट वे में कैसे हम सही तरीके से लिख सकें, इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इसलिए जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो आगे जो ये है, यहां पे क्या देख रहे हो तुम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो के सिंबल के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि जो लाइन के फॉर्म में लिख रहे थे उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखना शुरू कर दिए, वर्ड के फॉर्म में। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा था तो रिएक्ट जिसके साथ में कर रहा था उसके लिए हम लोग बीच में प्लस सिंबल यूज किए, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा था उसको फिर हम लोग यूज करते हैं, और फिर एक प्रोडक्ट साइड क्या होगा उसके बीच में एरो डालते हैं आफ्टर द रिएक्शन, जो ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन हो चुका है। आफ्टर द रिएक्शन क्या फॉर्म करता है, दैट इज योर प्रोडक्ट साइड, वहां पे हम लोग क्या फॉर्म किया है वो लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये इसको हम लोग कहते हैं कि वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम, वर्ड इक्वेशन। क्या देख रहे हो तुम, अभी भी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी भी लग रहा है ना कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो एलिमेंट था, तो हम लोग एक लाइन में लिख दिए इसको, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एटम्स आ गया, मतलब रिएक्टेंट साइड में 10 एटम आ जाते हैं, प्रोडक्ट साइड में 10 डिफरेंट एटम आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर तो ये वर्ड इक्वेशन भी बड़ा हो जाएगा। अरे यार छुटकारा नहीं मिल रहा, केमिस्ट को चाहिए था छुटकारा, मतलब कि छोटा शॉर्टेस्ट वे जो हो सके उसमें लिखना था, राइट। तो उन्होंने क्या किया, अरे यार मेरे पास, केमिस्ट लोग सोचना फिर शुरू किया, अरे यार मेरे पास तो एक चीज है, क्या, दूसरा पूछता है क्या, अरे मेरे पास तो केमिकल फॉर्मूला है, उसको क्यों ना लिख दें। बोला सही यार, दिमाग तो सही लगाए हो। तो वो क्या किया कि मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Mg, और ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का
केमिकल फॉर्मूला होता है Mg, और ऑक्सीजन का जो होता है केमिकल फॉर्मूला वो होता है O2। तो उन्होंने अलग अलग सेपरेट करके लिखा है इसको विथ अ प्लस सिंबल, जिसे हम वर्ड इक्वेशन में लिख रहे थे। ठीक है, तो MgO बन गया यहां पे। तो ये जो है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज द सिस्टमेटिक वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी एलिमेंट या फिर एटम का जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग यूज करेंगे और उसको सही ढंग से सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट हम एक केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री में लिख सके, राइट। देखो यार, अब यहां पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, इज दिस बैलेंस्ड? क्या ये इक्वेशन है जो तुम्हारा, ये क्या बैलेंस्ड है क्या? क्या ये बैलेंस्ड है क्या? अब क्या बोलोगे भैया, बैलेंस्ड किसको किसको कहेंगे? कौन सा इक्वेशन बैलेंस्ड होगा, कौन सा इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगा? अब हम वही देखने वाले हैं, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं अपने क्लास 9 के तरफ फिर से दोबारा। वहां पे हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था भैया? ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? बताओ क्या था? तुम ही से पूछ रहे हैं। अच्छा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये था। अच्छा हाँ, ये सही बोल रहे हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यही था तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये भी कहता था कि टोटल मास जो होगा किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी एटम का बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, दोनों केस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी को हम लोग भैया कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, बिल्कुल सही। इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं कि यहां पे बैलेंस्ड करने के लिए केमिकल इक्वेशन को। यहां पे क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जो एटम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि भैया जैसे कि एक रिएक्टेंट का साइड हो गया, यहां पे दो एटम है ए और बी, इसका जो टोटल नंबर होगा एटम्स का, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ए और बी का जो होगा, वही तुम्हारा सी यहां पे जो प्रोडक्ट जो फॉर्म कर रहा होगा सी और डी कोई, तो यहां पे भी यहां पे सेम होना चाहिए। अच्छा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। तो आगे यहां पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? Zn plus H2SO4 that forms of the chemical reaction ZnSO4 plus हाइड्रोजन H2। तो यहां पे हमने क्या देखा है कि यहां पे एक टेबल बना हुआ है, राइट। ये तुमको बता सकता है कि ये तुम्हारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो इसमें टेबल में क्या किया है, बेसिकली एलिमेंट्स को लिख दिया है वन नीचे, Zn को सबसे पहले लिखा है, फिर हाइड्रोजन को लिखा, फिर सल्फर को लिखा, फिर ऑक्सीजन को लिखा, और दूसरा कॉलम बनाया, उसमें लिखता है कि लेफ्ट LHS। दैट मींस जो भी एलिमेंट्स तुम्हारा रिएक्टेंट के साइड में है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है उसका वो लिखा गया है। मतलब कि Zn का रिएक्टेंट के साइड में कितना है, कितना एटम है। Zn का रिएक्टेंट के साइड में यहां पे हम लोग देखेंगे एक एटम है, एक है ना भाई, तो यहां पे भी हम लिख देंगे कि एक, राइट। और अगले वाले कॉलम में क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, मतलब आरएचएस के साइड में वो होगा जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। यहां पे Zn का प्रोडक्ट के साइड में कितना है देख रहे हैं तो पता लग रहा है भाई, यहां भी एक है। मतलब क्या, रिएक्टेंट के साइड में भी 1 था और प्रोडक्ट के साइड में भी 1 था। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट कि ये Zn के है भाई, बैलेंस्ड है। अगला देखते हैं हाइड्रोजन में क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, 2 एटम है, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, यहां भी 2 एटम है, मतलब ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, मतलब ये भी बैलेंस्ड है। अगला आता है सल्फर वाले केस में क्या हो रहा है भाई साहब, यहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एटम, राइट हैंड साइड में भी एक एटम, मतलब दोनों ये भी बैलेंस्ड है। अगला आता है ऑक्सीजन, इस वाले केस में भी क्या, रिएक्टेंट के साइड में 4 एटम है और प्रोडक्ट के साइड में भी ऑक्सीजन का 4 एटम है। दैट मींस क्या, ये चारों का चारों बैलेंस्ड था और ये पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था। मान लो यहां पे कुछ होता, Zn के पास में रिएक्टेंट के साइड में कितना एटम होता, एक ही होता, और प्रोडक्ट के साइड में कितना होता, 4 होता, फिर क्या कहते हैं हम, फिर हम इसको कहते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर उसको हम लोग बैलेंस्ड करते, बैलेंसिंग का कुछ तरीका है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके लिखे हुए हैं, कंसीडर किए हुए हैं। पढ़ना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, अच्छे से यदि अभी समझ लोगे तो आराम से तुम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। यही है वो सुंदर बालिका जो हमारे ए और बी सुंदर बालक के बॉन्डिंग को ब्रेक कर दी थी। ठीक है, इनका डाउट आया हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। रुको भाई, सब्र करो, हम लोग अभी बस डिस्कस करने वाले हैं। तो आ गया एक केमिकल इक्वेशन आता है Fe plus H2O, Fe दैट फॉर्म्स Fe3O4 plus H2। ये इसको हमको बैलेंस करना है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, कि तुम क्या करो कि भाई साहब जितना भी एलिमेंट, जितना भी इसमें दिया रिएक्टेंट के साइड में जो भी एटम है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, और जो भी तुम्हारा
प्रोडक्ट के साइड में मॉलिक्यूल्स है, उसके बाहर क्या करो, एक बक्सा बना दो। ठीक है, बक्सा। इस बक्सा का बनाने का जरूरत क्या आ गया? अरे भैया इसको बक्सा बनाने का जरूरत क्यों आ गया, बताओ तो सही। इस बक्सा बनाने का जरूरत इसलिए है बच्चा लोग कि यहाँ पे मान लो कि Fe के साथ में यहाँ पे तुम यदि 4, यहाँ पे बाद में तुम जोड़ते हो 4 लिखते हो, 4Fe, ठीक है, इसका मतलब और Fe4, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, राइट। तो इसी चीज को सही करने के लिए यहाँ पे हम लोग बक्सा बना देते हैं, सो दैट केमिकल इक्वेशन को हम लोग सही तरीके से क्या कर सके, बैलेंस्ड कर सके। ठीक है, उसको बैलेंसिंग करना हमारे लिए क्या हो, आसान हो, इसी के लिए हम लोग बक्सा बनाते हैं। अगला स्टेप आता है हमारा स्टेप 2, उसमें वही जो लिस्टिंग करता है करने के लिए कि जितना नंबर ऑफ एटम, जो भी हर एक एटम है रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में, जो हम पहले किए थे बैलेंसिंग चेक करने के लिए बैलेंस है कि नहीं है, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। और हमको पता ही है कि ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखो टेबल से भी पता लग रहा है, टेबल से क्या पता लग रहा है भाई साहब, कि रिएक्टेंट के साइड में आयरन के पास में कितना एटम था भाई, 1 था, और प्रोडक्ट के साइड में कितना एटम हो गया, 3 एटम हो गया। दैट मींस ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पार्ट है, राइट। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास में रिएक्टेंट साइड में 2 था और प्रोडक्ट साइड में 2 था, तो मतलब ये एक बैलेंस्ड है हाइड्रोजन। और अगला एटम आता है ऑक्सीजन, अगला एटम है तुम्हारा ऑक्सीजन। यहां पे क्या है कि रिएक्टेंट के साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट के साइड में 4 एटम है। ठीक है, सो दैट ये भी तुम्हारा क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो यही Fe और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बैलेंस करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग अगले वाले स्टेप में, स्टेप 3 में हम लोग बैलेंस करते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है, बोलता है कि भाई साहब वैसा एलिमेंट पिक करो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। शक्तिशाली कहने का मतलब क्या हो गया, जिसके पास सबसे ज्यादा एटम हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग चेक करेंगे किसके पास भैया सबसे ज्यादा एटम है, जिसको हम बैलेंस करें पहले। तो यहां पे दिखता है किसके पास है भाई साहब, यहां पे दिखता है कि Fe के पास में है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन के पास में है। ठीक है, रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन 1 ही है। ठीक है, और प्रोडक्ट के साइड में कितना हो गया, यहां पे 4 एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं कि टेबल हम लोग बनाते हैं। इनिशियली देखते हैं कि रिएक्टेंट के साइड में 1 था, प्रोडक्ट के साइड में 4 था, उसी चीज को हम लोग बैलेंस करते हैं। जितना कम था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 कम था तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और अगला केमिकल इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं कि बक्सा के बाहर जितना हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, जिस भी पार्ट में, रिएक्टेंट के पार्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, तो बक्से के बाहर के क्या लिख दिए, 4 into H2O। इज दिस क्लियर? बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, मजा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं किए। तो हम लोग अब अगला स्टेप पे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या बोलता है कि अब तुम्हारा क्या हो गया, एक तुम्हारा जो इक्वेशन बना था उसमें क्या हो रहा था कि अब ये जैसे तुम 4H2O लिखे हो, यहाँ पे क्या किए हो, इसको बैलेंस्ड किए थे तुम, यहाँ पे 4 हो गया। डेट मीन्स क्या, अब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो गया, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है भाई, अभी भी 2 है। तो अब क्या हुआ, अब सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। Fe और H2 में, Fe के पास में तो यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में 3 है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो 8 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट के साइड में तो 2 ही है। सबसे पहले इसको बैलेंस करो। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम वैसे टेबल बनाएंगे, और टेबल में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साइड में जितना कम पड़ा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 8 कम है तो 4 गुना कम है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए प्रोडक्ट साइड को, और वही जो 4 हम मल्टीप्लाई किए हैं बक्से के बाहर, वही प्रोडक्ट साइड में वहां पे 4 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे 4H2 हो गया ये। ठीक है, इज दिस क्लियर? अगला स्टेप आता है हमारा, वो उसमें हम लोग डील करेंगे Fe के आयरन के साथ में। आयरन का रिएक्टेंट के साइड में कितना एटम था भाई, 1 ही एटम था ना, और प्रोडक्ट के साइड में कितना एटम है, 3। एकदम शक्तिशाली बन के Fe3O4 बोल रहे हैं, हाँ भाई Fe3 है, हम यहाँ पे Fe3 एटम है हमारे पास में, बताओ क्या दिक्कत है। हम बोलते रुको जरा बताते हैं तुमको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वैसे ही हम लोग बैलेंस कर देते हैं उसको। यहाँ पे था 3 कमी, तो 3 गुना इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी Fe3O4 ये भी 14 हो गया, और Fe जो अकेला पड़ा हुआ था वो भी 14 हो गया। तो वही 3 हम लोग क्या किए, यहाँ पे बक्से के बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, देख रहे हो ना। तो ये जो इक्वेशन हमारा जो बना, ये क्या बना, अब कोई बचा तो नहीं बचा ना। अब हमारा बचा यही हुआ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चा लोग, इज दिस क्लियर? अगले स्टेप में जाके तुम वही करोगे, पूरा जो तुम्हारा इक्वेशन बना है उसको तुम सही तरीके से लिख दोगे विथ देयर स्टेट्स का मतलब कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है या फिर गैस है, उसको तुम क्लासिफाई कर दोगे, एंड दैट्स इट। ये हो गया तुम्हारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला ये तुम यार होमवर्क करके आना, PbNO3 होल ट्वाइस PbO, ये तुम करके आना। और करना क्या, अभी बैठ के कर लो,
और इसको तुम जो स्टेप्स बताएं उसी स्टेप्स को फॉलो करना, उसी तरीके से ये तुम एग्जाम में लिखोगे तो तुमको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यदि 3 मार्क्स का यदि कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो तुमको 3/3 मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसी स्टेप को फॉलो किया है, स्टेप 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, तो सिमिलरली तुम इस वाले क्वेश्चन को भी तुम उसी स्टेप से फॉलो करो, राइट, और तुम उसको बैलेंस करो। ठीक है, और तुम जिसका जो आंसर आए दोस्त उसको तुम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और हम जो सही होगा उसको हम लोग वहीं पे रिप्लाई करेंगे, राइट। आगे अब तो चलो यार, बैलेंसिंग हो गया ना, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आया तुम लोग के साथ, तुम लोग को पढ़ा के। ठीक है, अब तुम लोगों से एक ही यार रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे यहाँ पे तुम देख रहे हो इस वीडियो को, वो तुम यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है, और अपने क्लासमेट के साथ भी ये जो लिंक है हमारा ये रिफ्लेक्शन का, उसको शेयर करना, सो दैट हमें और मोटिवेशन मिले तुम लोग को देख के, तुम लोग के कमेंट को देख के, और हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करें कि एक अलग लेवल का कंटेंट हम भी यहाँ पे यूट्यूब पे बिल्ड कर सकें, राइट। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, किसको, रिफ्लेक्शन को। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, ओके बाय।